देखिए आप लोग के सिलेबस का जो पोर्शन है मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पोर्शन आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। साफ लिखा हुआ मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये दोनों क्लियर रहेगा ना, तो ट्रांसवर्स नेचर और उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको मैक्सवेल इक्वेशंस बस इतना ही पढ़ना है, उसके बाद तो डाइपारा फेरो और एंटी मैग्नेटिज्म पढ़ लेना। ठीक है, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अनम्यूट है। अलाउद्दीन, आज आपका अनम्यूट हुआ, बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग हाँ सर। हाँ, अब आपका आवाज आ रहा है, ठीक हो गया। हाँ सर, वो जो फिर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया ना सर, आप बताए थे तो उसके हिसाब से हो गया। हाँ वो इशू आने पर वही करना पड़ेगा। अब अमित जी को वीडियो नहीं दिख रहा तो वही बोलेगा इंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए, हो जाएगा। वो इशू आ रहा है बहुत लोगों के साथ। चलिए तो आज का शुरू करते हैं। देखिए एक शॉर्ट रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े थे, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पढ़ना क्या, हम लोग का टारगेट है मैक्सवेल इक्वेशन। देखिए पढ़ना क्या, हम लोग का टारगेट है क्या पढ़ना, मैक्सवेल्स इक्वेशन इक्वेशंस एंड ईएम वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन पढ़ना है बेस्ड ऑन मैक्सवेल इक्वेशन। ये आपके सिलेबस का पोर्शन है जो करना है। इसमें हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन शुरू किए हुए थे, ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन हम लोग शुरू किए हुए थे। और मैक्सवेल्स का 4 इक्वेशन होता है, जिसमें कि हम लोग तीन शायद कर चुके थे ना, 2 या 3 हो गया था। पहला हम लोग क्या क्या किए थे, एक करके देखते हैं, याद आ जाएगा। पहला था आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड गॉस लॉ, ठीक है। क्या कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलिए। गॉस लॉ था डेल डॉट ई रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म था, है ना। ये आपके रो एफ होता है फ्री चार्ज के लिए, इसको बताए थे। सेकेंड आपका था डेल क्रॉस बी इक्वल टू 0, ओ सॉरी डेल डॉट बी इक्वल टू 0, जिसका मतलब था कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये गॉस लॉ था, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। ये आपका मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये आप गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स इसको कह सकते हैं। थर्ड आप लोग क्या बताए थे, फैराडे लॉ से रिलेटेड था कि डेल क्रॉस ई इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है, जिसमें कि बी आपका क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और जिसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो भी चेंजिंग नेचर का होता है। ये आपको बताए हुए थे लास्ट क्लास में, बस आपके एग्जाम्पल लेके हम बताए थे। देखिए इससे जो भी क्वेश्चन आए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, इसलिए जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखना है। ये फैराडे लॉ हो गया, ये आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हो गया, या कहता है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। चौथा जो पॉइंट था जिसको कि चौथा हम समझाना चाह रहे थे, और चौथा का शुरुआत में आपको बताए हुए थे। फोर्थ जो इक्वेशन है वो एम्पियर सर्किट लॉ पर बेस्ड है, और एम्पियर सर्किट लॉ का जो बेसिक फॉर्मूला था डेल क्रॉस बी, एम्पियर सर्किट लॉ का मॉडिफिकेशन करके लाए थे हम लोग। आपको बताया था कि एम्पियर सर्किट लॉ को जनरल कैसे डिफाइन करते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू टाइम्स आई इंक्लूड। इसी में हम लोग क्या किए थे, गॉस डाइवर्जेंस स्टोक्स थ्योरम लगाए थे, और हम लोग पाए थे कि डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे होता है करंट डेंसिटी। ये भी आपका क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ का ही है, ठीक है। ये आपका डाइवर्जेंस फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ का, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ डेल से दोनों तरफ क्या किए थे, डॉट प्रोडक्ट किए थे डेल का, और इसमें हम लोग का एक रिजल्ट आया था दोनों तरफ डेल। ये देखिए एम्पियर सर्किट लॉ शुरुआत किए तो आई इंक्लोज होता है, और उसके बाद इसका स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करके इस रिजल्ट तक आए थे, फिर दोनों तरफ डेल का ऑपरेशन किए थे, और जो हमारा रिजल्टेंट आया था उसमें एक रिजल्ट निकल के आया था कि डेल डॉट जे इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है।
ये इसी का एम्पियर सर्किट लॉ का ही डेरिवेशन में ये रिजल्ट आया था। तो यहां से एक बात निकल के आया था कि एम्पियर सर्किट लॉ तभी वैलिड है जब डेल डॉट जे इक्वल टू 0 है, और डेल डॉट जे इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का पार्ट है। इसका मतलब होता है ये 0 कब होता है, जब डिफरेंशिएशन ऑफ रो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो, 0। ठीक है, और ये 0 होने का मतलब क्या होगा, अगर आपका चार्ज टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा, चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये स्टैटिक फील्ड है। यानी एम्पियर सर्किट लॉ इज वैलिड। देखो अगर एम्पियर सर्किट लॉ पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग एम्पियर सर्किट लॉ, तो आपको ये फॉर्म देगा, तब भी एम्पियर सर्किट लॉ को डिनोट कर रहा, ये फॉर्म देगा तब भी एम्पियर सर्किट लॉ को, ये दे देगा, ये दे देगा, ये सब का सब एम्पियर सर्किट लॉ को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टैटिक फील्ड के लिए था। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर कि फील्ड वेरी करता है, और वहां पर एम्पियर सर्किट लॉ को हमको यूज करना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ का मॉडिफिकेशन किया जाता है, और वही जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ है उसी को हम लोग मैक्सवेल के चौथा इक्वेशन में पढ़ते हैं। एकदम क्लियर हो गया। एम्पियर सर्किट लॉ में कंडीशन है कि स्टैटिक फील्ड होना चाहिए, बट इन द केस देयर इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हाउ वी कैन अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ, उसी का इस्तेमाल कर, उसी को सीखने के क्रम में हम लोग का मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन आएगा। ठीक, तो हमारे साथ समस्या ये आ गया है कि डेल रो बाई डेल टी क्या है, 0 आना चाहिए। यानी वही लिखे थे लास्ट क्लास में, स्टेडी स्टेट के लिए वैलिड रो इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस बात को शायद हम लिखे हुए थे, कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ करके लिखे हुए थे। चलिए यहां तक हम लास्ट क्लास से पढ़े हुए थे, इतना रिकैप करना जरूरी था क्योंकि यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए मॉडिफिकेशन कहां से आया। ठीक है, हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन इन एम्पियर्स सर्किट लॉ। एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन कहां से आया, देखिए प्रॉब्लम कहां आता है। मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसमें एक बैटरी कनेक्ट किए हुए, किधर से पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान इधर से आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इधर नेगेटिव दे, बैटरी से कनेक्ट किए हुए। प्रॉब्लम का ओरिजिनेट कहां से हो रहा, कहां पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाइएगा मॉडिफिकेशन मिल जाए आपको। उसका सबसे बेस्ट तरीका है कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर है और उसको बैटरी का कनेक्शन दिए हुए हैं हम। इस कंडीशन में हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ का मॉडिफिकेशन करेंगे। देखिए यहां से मान लो एक करंट जा रहा है, इस करंट को हम आई एफ बोलते हैं, कंडक्शन करंट या फ्री करंट, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको आई एफ बोलते हैं। फिर यहां से आई एफ कंटिन्यू रह जाता है। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है, बीच में यहां तक तो आई एफ था, फिर यहाँ बीच में डिसअपियर कर गया, और यहाँ से मतलब जो बाकी तो हम जान रहे चार्ज एक्यूमुलेट करता है, इधर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, लेकिन एक मोटे तौर पर सोच के देखिए कि यहां से चार्ज था, यहां पर ये डिसकंटिन्यू हो गया, फिर कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम कहां रहा। अब जरा एम्पियर सर्किट लॉ यहां लगा के देखते हैं। ठीक है, अब तो मतलब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि यहां पर डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, अब डिसकंटिन्यूटी के चलते आपको क्या करना होगा, एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई करना होगा, और इसी मॉडिफिकेशन के टर्म में पता चल जाएगा कि यहां पर एक एक्स्ट्रा करंट है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहली बात, एम्पियर सर्किट लॉ को हम कैसे दिखाते हैं, देखिए इस तरह से ये होता है बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इंक्लूज्ड, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अच्छा, अगर इनसे स्टोक्स लॉ लगा दें, इसमें अगर आप स्टोक्स लॉ लगा दें तो कैसे मॉडिफाई किया था लास्ट क्लास में जो लोग देखे थे हम लोग, ये हो गया था इंटीग्रेशन डेल क्रॉस बी यानी कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस, इधर तो म्यू नॉट टाइम्स आई रहेगा।
ठीक है, मन करे जे में आप बदल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, जैसा जरूरत हो हम करेंगे। ये थोड़ा सा अब आप लोग का ठीक हो जाएगा, पेन नया आ गया है, पहले से बेटर रहेगा। देखिए अब ये स्टॉक्स लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं, इसको चेंज किए। स्टॉक्स लॉ जानते हैं, लाइन इंटीग्रल किसमें बदलता है? सरफेस इंटीग्रल में। ठीक, तो अब जरा देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली यहाँ कहाँ दिख रहा है। एक कैपेसिटर फिर से बनाते हैं, देखिए ये कैपेसिटर है हमारे पास, हम एम्पियर सर्किट लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक राउंड करंट बनाते हैं, ये हमारा एम्पेरियन लूप है। हम लोग क्या करते थे, एक तार करंट लेके जा रहा है, उसके चलते हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पियर सर्किट लगाते थे। तो मान लो ऐसा है, कुछ कंडीशन है, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। हम क्या करेंगे, यहाँ एम्पियर सर्किट लगाने के लिए अच्छा एक काम करते हैं और 3D टाइप को बनाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा 3D शेप देने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह का शेप देने की कोशिश करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में फील्ड लगाने के लिए आप यहाँ पर एम्पियर सर्किट लगाइएगा। एम्पियर सर्किट लगाने के लिए आपको एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना होगा, ये आपका एम्पेरियन लूप है। ठीक, और इसमें आप बी डॉट डी एल निकालिएगा। ठीक है, अच्छा ये आपका एम्पेरियन लूप है, बी डॉट डी एल निकलेगा, और बी डॉट डी एल की मदद से हम चाहें तो कितना करंट इंक्लोज करेगा, ये आई इंक्लोज आई एफ दे सकते हैं। यहाँ पर जो आई इंक्लोज आप लगाइएगा वो आई एफ दे सकते हैं। तो करेंगे मतलब क्या है, इस पार्टिकुलर लूप के लिए देखिए आप लगाइएगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, लिखिएगा आई एफ, क्योंकि यहाँ से तो आई एफ करंट जा रहा है ना, फ्री करंट जो है, आई एफ लिख सकते हैं। अच्छा, इसको जब आप बदलिएगा स्टॉक्स लॉ की मदद से, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल क्रॉस बी इंटू डी एस इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एफ। ठीक, अच्छा एक स्टेप और बढ़ाते हैं, आप इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी डॉट डी एस। आप रहने दीजिए यहाँ पर, कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर आगे 2-3 रिजल्ट यहाँ निकल के आएगा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी है एक आध बार, है ना। ये म्यू नॉट हो जाएगा। अच्छा, किसी करंट को आप लिख सकते हैं कि नहीं, अगर वेरिएबल करंट है आपका, करंट को आप लिख सकते हैं करंट डेंसिटी के टर्म में जे डॉट डी एस। आराम से लिख सकते हैं ना। अरे करंट डेंसिटी को डिफाइन ही करते हैं, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डी आई इक्वल टू आई डी एस, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी एस। ठीक है, अब दोनों तरफ आप कंपेयर करिए, दोनों तरफ कंपेरिजन अगर करते हैं तो ये जो आपका डीएस का पार्ट है और इसका डीएस का पार्ट है, कंपेयर कर सकते हैं आराम से आप। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा कि डेल क्रॉस बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट टाइम्स जे, ये रिजल्ट आ गया। इसको आप कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब देखिए इस फॉर्म से इस फॉर्म में आए। देखिए स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसका किसी लाइन पर इंटीग्रल करते हैं और उसी मैग्नेटिक फील्ड का आप डाइवर्जेंस निकालते हैं और किसी सरफेस पर इंटीग्रल करते हैं, दोनों रिजल्ट सेम आता है। स्टोक्स लॉ का सिंपली मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई फील्ड, कोई भी फील्ड हो, स्टोक्स लॉ तो किसी फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है तो उसका लाइन इंटीग्रल करिए, फिर उसी का आप सरफेस इंटीग्रल करिए, उसी क्लोज किसी क्लोज सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल, दोनों बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल तो हमको नजर आ रहा है, सरफेस इंटीग्रल इसका कैसे बनेगा, तो सरफेस इंटीग्रल इसका ऐसे बनाना पड़ेगा, देखिए इस तरह से। सर वहाँ पे डॉट हाँ क्यों बोलिए, बोल रहे हैं, वहाँ जो भी हाँ ऊपर में राइट डॉट साइड जो लिखे हैं वहाँ पे, ऊपर में, ये, हाँ यस हाँ सर। अच्छा हाँ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सॉरी सॉरी क्रॉस, कर्ल होता है, डाइवर्जेंस नहीं कर्ल होता है, हाँ। अच्छा यहाँ तो कर्ल लिखे ही हुए हैं, ठीक कर्ल होता है। तो ये देखिए ये आपका मतलब इस पार्टिकुलर लाइन इंटीग्रल पर आप मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट निकालिए, जैसा सुविधा हो क्वेश्चन के अनुसार, तो जो रिजल्ट आएगा। और ये एक एरिया जो इस लाइन को इंक्लोज करे पूरी तरह से, है ना, इस सरफेस एरिया जो इसको पूरी तरह से इंक्लोज करे इस लाइन को, आप समझ सकते हैं किस तरह का शेप बन रहा है ये। तो इस सरफेस एरिया की मदद से आप इसका कर्ल निकालिए,
तो जो रिजल्ट आएगा दोनों बराबर आता है। ठीक है। अच्छा, एक और खासियत कि आप ये एरिया लीजिए या इससे थोड़ा बड़ा एरिया लीजिए, मान लो ये एरिया हम लेते हैं, इससे एक बड़ा एरिया लेते हैं, मान लो ये एरिया हम लेते हैं, या आप इससे बड़ा एरिया लीजिए, कोई भी एरिया लीजिए। स्टॉक्स लॉ ये कहता है कि जब तक ये लाइन हम नीचे वाला ले रहे हैं, जब तक ये हमारा ये लाइन है, जब तक ये लाइन है, स्टॉक्स लॉ है तो हर जगह एप्लीकेबल होगा ना, तो वो एम्पियर से ग्रेटर लॉ में भी एप्लीकेबल है। तो आप ये सरफेस एरिया लीजिए, चाहे ये सरफेस एरिया लीजिए, चाहे ये सरफेस एरिया लीजिए, हर कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट है लाइन इंटीग्रल का, वो हमेशा जो सरफेस इंटीग्रल का जो रिजल्ट है, सरफेस का कर्ल के साथ इंटीग्रल का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। यानी इसको आप S1 सरफेस अगर मानते हैं, इसको अगर S2 सरफेस मानते हैं, इसको S3 सरफेस मानते हैं, तो हर कंडीशन में डेल क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि हर कंडीशन लाइन इंटीग्रल आप निकालिएगा। फिर यहाँ पर ds लीजिएगा, ये तो S1 के लिए, मान लो ये S1 सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ये S1 सरफेस का रिजल्ट आया, क्योंकि ये S1 सरफेस ही ना जे IF को किए हुए हैं। ठीक, अब वैसा ही काम करते हैं सिमिलरली फॉर S2 सरफेस, सिमिलरली फॉर S2, S2 के लिए फिर से वही काम करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे। इस बार क्या आएगा, इस बार डेल क्रॉस बी क्या आएगा, फिर से वही बात, म्यू नॉट टाइम जेएफ, जेएफ मतलब जो भी करंट है उसका डेंसिटी। तो बताइए ये जो आपका J2 है, J2 क्या कोई करंट को इंक्लोज कर रहा है, ये S2 क्या कुछ करंट इंक्लोज कर रहा, नहीं कर रहा, जीरो होगा सर। हाँ देखिए, अब बोलिए सर कि ये वाला पार्ट तो नहीं, नहीं ये इस सरफेस के लिए है, इस सरफेस के लिए कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, इसके अंदर कोई करंट इंक्लोज नहीं हो रहा, करंट नहीं इंक्लोज है तो करंट डेंसिटी भी इंक्लोज नहीं है, रिजल्ट जीरो हो गया ये। वैसे ही 4S3 की बात करते हैं, S3 के डेल क्रॉस भी कितना होगा बताइए, S3 के डेल क्रॉस भी कितना होगा, देखिए ध्यान से, इसका जीरो नहीं होगा, ये IF को तो इंक्लोज कर ही रहा है, ये जो यहाँ निकल रहा है वो इसको इंक्लोज कर रहा है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों करंट जुड़ जाएगा वो। नहीं नहीं, लेफ्ट राइट नहीं जुड़ेगा सर टोटल करंट मतलब वही करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वही जुड़ेगा, मतलब सर्किट में जो IF करंट आएगा फ्लो हो रहा है इसमें, वो इंक्लोज कर रहा है। हाँ, तो हाँ सेम ही ठीक है, ये करंट है ना। इस, हाँ तो ये सिर्फ म्यू नॉट टाइम्स IF हो जाएगा, ये भी, या म्यू नॉट टाइम्स JF ये भी हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स JF हो जाएगा ये भी। ठीक है, यहाँ भी म्यू नॉट टाइम्स JF आया, यहाँ भी म्यू नॉट टाइम्स JF आ रहा, तो यहाँ नहीं आना तो कहीं ना कहीं लॉ गलत हो रहा, यानी करेंगे मतलब कि इधर आपको स्टॉक्स लो काम कर रहा, इधर आपका स्टॉक्स लो काम कर रहा, यहाँ पर स्टॉक्स लो काम नहीं कर रहा। अच्छा, इधर सिमिलर रिजल्ट आ रहा, म्यू नॉट JF आ रहा, इधर भी म्यू नॉट आ रहा और एक करंट डेंसिटी आ रहा, यहाँ पे अब करंट डेंसिटी आ रहा, और आपका स्टॉक्स लो वैलिड होने के लिए ये वाला को भी जीरो से हटना होगा, और यहाँ पर एक सिमिलर रिजल्ट आएगा। ऐसा सपोज किया गया, इसको पाया गया म्यू नॉट, इसको बोला गया म्यू नॉट टाइम्स JD बोला गया। ठीक है, इसी को म्यू नॉट JD बोला गया, और म्यू नॉट JD एग्जिस्ट कहाँ करता है, यहाँ बीच में, यहीं पर आपका एग्जिस्ट करता है JD या IF या ID करंट, यहाँ पर जो करंट एग्जिस्ट किया उसको ID बोला गया, जो करंट डेंसिटी है उसको JD बोला गया। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो JD बोला गया, और इस JD का नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको बोला गया डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का ये डेंसिटी हो गया, और ये और इसी का इक्विवेलेंट एक और आएगा क्या, ID, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो हम अब जो बताना चाह रहे उस बात को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट इसलिए हम क्लियर किए कि इधर से IF करंट है, इधर से भी IF करंट है, बीच में करंट है जो है ID। ठीक है, अच्छा उसके अलावा इधर करंट डेंसिटी आपका JF है, इधर करंट डेंसिटी आपका JF है, और बीच का जो करंट डेंसिटी है वो JD होगा। आपको ID और JD का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट,
हाँ आगे हम बार बार इस्तेमाल करेंगे आईडी और जेडी। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूटी आ गया, जो डिसकॉन्टिन्यूटी था और एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करने में दिक्कत था, तो एम्पियर सर्किट लॉ में एक मॉडिफिकेशन हमको ये कर देना होगा कि यहाँ पर एक और करंट एग्जिस्ट कर सकता है जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन ये तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इस तरह का कोई कंडीशन आए कि ये जो आपका पार्ट है वो वेरिएबल डेंसिटी का। यहाँ पर रो क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, रो यहाँ कांस्टेंट वेरी कर रहा है, इस प्लेट पर रो क्या कर रहा है, लगातार बदल रहा है ना, वेरी कर रहा है सर। वेरिएबल। हाँ तो इस तरह से देखिए ये जो समस्या थे कि रो कांस्टेंट होने पर ही एम्पियर सर्किट लॉ काम करता था, यहाँ पर रो वेरिएबल है फिर भी एम्पियर सर्किट लॉ काम कर सकता है, बशर्ते वहां एक आपको एक्स्ट्रा करंट कंसीडर करना होगा जिसको हम लोग आईडी या जेडी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आईडी है वो डिपेंड करता है, हम बताएंगे क्यों, लेकिन फिलहाल याद रखिए ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स, ये इंपॉर्टेंट। आईडी डिपेंड करता है ये दोनों प्लेट, अब देखिए होगा क्या, इलेक्ट्रिक लगातार चेंज कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा, तो आईडी कितना फ्लो होगा बीच से वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं आईडी इक्वल, हम बताएंगे ये डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे सोच के देखिए करंट क्यों बन रहा है यहाँ पर, चेंज ऑफ फ्लक्स के चलते, वो कहां से है हम दिखा देंगे यहाँ पर, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा तो यहाँ पर आता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, दिस इज योर करंट डेंसिटी, ठीक है, ये आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, वीवीआई हो गया, सॉरी करंट का डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का आ गया, हमको निकालना करंट डेंसिटी का, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए जब आईडी आ गया तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि आईडी इक्वल टू आप लोग क्या लिखे, आईडी इक्वल टू हमने बोला एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी बोले। अब यही से देखो करंट डेंसिटी हमको निकाल लेते हैं जल्दी से, डी फाई बाई डी टी, इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक सेकेंड इंटीग्रेशन भी आएगा ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, डी बाई डी टी आप रहने दो, यहाँ डी बाई डी टी को रहने दो, फाई को क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिख सकते हैं, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर से ये आपका क्या है, स्पेस पार्ट है, ये आपका टाइप पार्ट है, इंडिपेंडेंट है, हम चाहें तो इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट के केस में इंटीग्रेशन इंटरचेंज होता है, तो ये जगह डी, ठीक है, डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी इंटू डी एस कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा इसको एप्सिलॉन नॉट के अंदर ले जा सकते हैं, डी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई बाई डी टी इंटू डी एस डॉट डी एस। अच्छा अब ये बताइए ये d बराबर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग, यस सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। देखिए अभी 2-3 फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना होगा जिसका कि हम लगातार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो 2 फॉर्मूला आप लोग जो पहले हम लोग डी पढ़े थे, ठीक है, वो दोनों डी को आपको याद रखना होगा, एक ये वाला डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली ये होता क्या है, ये होता है डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई प्लस बी, अगर आप लोग याद हो तो ई प्लस बी होता है, और एक डी का एक और फॉर्मूला था डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ये 2 फॉर्मूला डी का हम डिराइव किए थे, बस सकते इस पर क्वेश्चन भी आया था आपके एग्जाम में, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी था जो हम सॉल्व किए थे। ये फॉर्मूला जो है वैक्यूम के लिए है, ये फॉर्मूला किसी मीडियम के लिए, किसी मीडियम में यही फॉर्मूला ऐसा मॉडिफाई कर जाता है। अच्छा इस फॉर्मूले में पी 0 होता है जब आप वैक्यूम लीजिएगा, ये सारा डेरिवेशन चूंकि हम किसके लिए कर लगभग वैक्यूम मान के चलते हैं, एप्सिलॉन नॉट तो एयर या वैक्यूम के लिए मान के चलते हैं इसको हम लोग, तो ये जो होता है यहाँ पर ये पी पार्ट इसका 0 हो जाता है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट ई को सीधे हम डी लिख देंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन
डी डी बाई टी इंटू डी एस डॉट डी एस। ओ टी पर टाइम वेक्टर क्यों दे रहे हैं, डी टी इंटू डी एस। अब आ गया यहाँ से रिजल्ट हम लोग का, थोड़ा सा और एक स्टेप और रिजल्ट आ गया हम लोग का। ठीक है, देखिए कैसे। अब आईडी को हम आराम से लिख सकते हैं जेडी डॉट डी एस। करंट को तो ऐसे लिखते हैं ना, करंट इक्वल टू क्या, डेंसिटी इंटू एरिया, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। और इधर क्या बचा, कैपिटल पूरा यूज कर रहे हैं ना, हाँ, पूरा यूज करें तो पूरा यूज करिए, डी डी बाई डी टी इंटू डी एस। हो गया हम लोग काम, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो जेडी का एक और फॉर्मूला आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जेडी आ गया डी डी बाई डी टी। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, है ना। ये रिजल्ट आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का। ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट आ गया, कहाँ गया, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का हो गया। ठीक है, अच्छा अब बोले सर ये रिजल्ट डायरेक्ट कैसे, ये कैसे इस पर डिपेंड करता है, इसके पीछे छोटा सा लॉजिक आप लगा सकते हो। देखो सिंपल सी बात है कि आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। अच्छा अब डी क्यू, क्यू इक्वल टू क्या होता है, अगर गॉस लॉ लगाओगे तो क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। मतलब एक लॉजिक हम लगा रहे हैं, कैसे आईडी को हम डी फाई में रख दिया है, तो आप देखिए यहाँ से आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। और गॉस लॉ अगर लगाते हैं तो गॉस लॉ क्या करता है कि क्यू इनक्लोज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आई फी होता है। आ गया, ये रिजल्ट ऐसे भी आ सकता है, गॉस लॉ आप लगाते हैं तो फाई क्या लिखते हैं, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना। और गॉस लॉ फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की जगह फाई, क्यू की जगह हम लग दिए फाई, फाई नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाहर निकल, एप्सिलॉन बाहर निकल, डी फाई बाई डी, यही तो रिजल्ट यहाँ लिखे हैं। तो अगर मान लो यहाँ नहीं डायरेक्ट नहीं याद हो रहा तो ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे फिलहाल ये याद रखना कि बीच में जो करंट बनता है वो फ्लक्स के चेंज के चलते बनता है ना। और एप्सिलॉन नॉट तो डायमेंशनलिटी को मेंटेन करने के लिए हम दे देते हैं यहाँ। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। और जेडी याद रखना, ये वाला, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से निकल के आए। तो इस तरह से देयरफॉर हमारा जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है उसका फाइनल फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। तो ये होता है डेल क्रॉस बी इक्वल टू, जो कि म्यू नॉट टाइम्स जे, कौन वाला जे, फ्री करंट वाला, और जे कौन सा, करंट डेंसिटी वाला। और दो करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जे, ये हमारा हो गया मैक्सवेल का फोर्थ लॉ। ठीक है, इसमें याद रखिएगा जेडी का मतलब होता है डेल्टा डी, डी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये दो फॉर्मूला, ये वाला जब वो वैक्यूम में होगा, ये वाला जब मीडियम होगा, इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे, क्योंकि आप लोग को पढ़ना है मैक्सवेल इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे इस जगह, तो उसमें फिर पूछे कहाँ से आ गया ये दोनों। ठीक है, तो मिला जुला के आप और कुछ याद रखिए ना रखिए, देखिए हम डायरेक्ट बताए तो काम नहीं होता, आप ये दो चीज याद रखिएगा, इसका रिजल्ट याद रखिएगा और इसका रिजल्ट याद रखिएगा बस। ठीक है, और ये तो याद रखना ही है, इसी बेसिस पर रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हमारा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन जो मॉडिफाई कर गया, और हमारा सारा इक्वेशन जो मैक्सवेल का हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या एक जगह लिख दे, अभी तो जस्ट लिखे थे, एक जगह नहीं लिखेंगे। यहाँ पर चौथा इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें, फोर्थ इक्वेशन ये बगल में ही हम यहाँ लिख दे रहे हैं फोर्थ इक्वेशन, ताकि जब दिखाना हो तो हमको सुविधा हो जाए। हम लोग चौथा इक्वेशन लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे एफ प्लस जे डी। अच्छा, कुछ और भी लिखने का मन है तो और क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट टाइम्स जे एफ रहने दो, जे डी को हम क्या पढ़े, ठीक है, जे एफ को पढ़े, जे डी को पढ़े डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। यहाँ पर हम पार्शियल क्यों दे रहे हैं, चूंकि यहाँ पर डेल यूज किया गया, जब पूरे के साथ लिखिएगा तब इसको पार्शियल ही देना पड़ेगा, फुल नहीं दे सकते है ना, क्योंकि 3 डायमेंशन मांगे ना, तो 3 डायमेंशन का पार्शियल डिफरेंशियल लिखा गया टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये याद रखिएगा, जब ये याद है तो डी मॉडिफाई करेगा मीडियम के लिए, याद रखिएगा डी कभी कभी एप्सिलॉन ई लिखाएगा,
तो अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट चेंज कर जाएगा। कभी एप्सिलॉन नॉट ई दिखाएगा, पी जब 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है इसको अलग अलग मीडियम के लिए देखेंगे। ठीक है, जैसे एयर में होगा तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, वैक्यूम में होगा तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, मैटर में होगा तो इसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, तो अब इसका छोटा सा जल्दी से उस सारा फॉर्म हम लोग देख लेते हैं और हम लोग काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर में देख लेते हैं। किसी कुछ पूछ रहा है यहाँ तक कि बहुत ज्यादा लेंदी नहीं ना लग रहा क्या? समझ में आ रहा है सर। अच्छा ठीक। क्या सुनील जी आप पुराना वीडियो कवर किए हैं? सुनील जी सर तो वो आप वहां से है ना, चतरा से ना है? नहीं सर, हम तो कोडरमा से हैं सर। अच्छा सुनील, अच्छा आप कोडरमा से हैं। हाँ सर। अच्छा ठीक। और एक सुनील चतरा से ज्वाइन किए थे, अभी लगता है उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। चतरा से है सर, शरद शरद भी है और भी एक सुशील, अच्छा सुशील कुमार सिंह दूसरा है, वो सुशील है। अच्छा वो ज्वाइन नहीं किए, संख्या बहुत कम है अभी आप लोगों की। अरे पेन खराब हो गया बेटा, हो गया। अब देखिए मैक्सवेल इक्वेशन मैटर में जल्दी से आते हैं हम लोग। मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर, जिसमें पहला डेल गॉस लॉ को देखते हैं, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू ये रो एफ बाय, यहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है तो एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, मैटर में आ रहा मतलब एप्सिलॉन नॉट क्वालिफाई करके एप्सिलॉन हो जाएगा, और म्यू नॉट आपका चेंज करके क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, है ना। देखिए हम एप्सिलॉन ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, दोनों एक सेम चीज है। परमिएबिलिटी और परमिटिविटी इसको बोलते हैं। आप लोग ये मॉडिफाई कर गया, सेकेंड में क्या चेंज आएगा, है ना। इसी को थोड़ा सा और आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं चाहे तो, क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा, इसको डी लिख सकते हैं, डी इंटू रो एफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाई कर देगा यहाँ पर, यहाँ वाला इस्तेमाल किया, आपको बोले थे ना हम इस्तेमाल करेंगे डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई का, है ना। डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई डायरेक्ट होता है, और डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई प्लस बी ये अलग है, ये वैक्यूम के लिए है, लेकिन मीडियम के लिए एप्सिलॉन ही होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, इसमें एक्स्ट्रा पी आता है। ठीक है, सेकेंड में आ जाइए, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, सेकेंड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, क्योंकि ये मोनोपोल का क्वालिटी बताता है ना, डेल डॉट बी बराबर 0, कोई चेंज नहीं, 0। थर्ड आ जाइए, थर्ड में डेल क्रॉस ई, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, अमूमन इसमें जल्दी चेंज नहीं आता। अच्छा एक और चीज हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फोर्थ वन आ जाइए, फोर्थ में आपका होता है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स था ना, म्यू हो जाएगा म्यू जे एफ प्लस जे डी, म्यू नॉट वैक्यूम के लिए होता है तो म्यू नॉट म्यू में चेंज कर जाएगा। अच्छा एक और चीज देखिए, इसका एक और फॉर्म आप लोग को देखने को मिलेगा, बी बाय म्यू इक्वल टू ये जे एफ प्लस जे डी। कोई बता सकते हैं बी बाय म्यू क्या हो जाता है? एच होगा सर, एच। अच्छा तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस एच बराबर जे एफ प्लस जे टी, ये फॉर्मूला हो गया। इसी को जितने तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है सब दिमाग में बैठा के रखिएगा, यहाँ जे एफ रह जाएगा, ठीक है,
और जेडी को आप डेल्टा डी के टर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। इसी का आप अदर फॉर्म भी लिख सकते हैं। एच बताते हैं क्या है, कुछ लोग लग रहा है एच कहाँ से आ गया नया नया, है ना। एच ये जे एफ को रहने दीजिए आप, इसको चाहे तो एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी लिख सकते हैं यहां से। तो ये सब का सब हमारा ये सब का सब वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, बी और एच अमूमन दोनों सेम चीज है, ठीक है। बी और एच वैक्यूम में, ठीक है, सेम रहता है, वैक्यूम के लिए सेम है। तो बी एक्चुअली होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जैसे मान लो कोई मीडियम है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है बी, कोई मीडियम है, चाहे मान लो कोई मटेरियल है, ये क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो आपका H है, मतलब इसमें कुछ वैल्यू बढ़ जाता है, ये जो है इसका थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसी का H वैल्यू को हम लोग m टाइम्स कर देते हैं। इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है एक्चुअली B इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू H प्लस M होता है। तो याद रखना यही तरीका है कि ये वैक्यूम के लिए वैल्यू है और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसको कर सकते हो। ऐसे इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन इतना ही जान लीजिए कि ये अकेला तब एग्जिस्ट करता है, बी चाहे एच अकेला तब एग्जिस्ट करता है जब वैक्यूम हो, अदरवाइज एच जो होता है हमेशा म्यू टाइम्स प्लस एम के साथ एग्जिस्ट करता है किसी मीडियम में, और वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी देता है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बगल में लिखते हैं साफ साफ जरा, कि B इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स H प्लस M, है ना। इतना गंदा क्यों यार, म्यू नॉट टाइम्स H प्लस M, या B इक्वल टू होता है म्यू टाइम्स, अरे हटो ना, उधर उधर बैठो ना, उधर जाके बैठो, उधर जाओ, म्यू नॉट टाइम्स H प्लस M, हो गया, क्लियर है। तो ये रहा आपका जब आपका इक्वेशन किस में आ गया, ये मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर आ गया। फ्री स्पेस में क्या होगा बताइए, अब सर हम बताएंगे ना आप लोग को फ्री स्पेस में क्या क्या चेंज आएगा। देखिए यहीं से पता लगता है आपको, लिखेंगे नहीं, बस बता रहे हैं फ्री स्पेस के लिए क्या होगा। अगर फ्री स्पेस की बात करें, ठीक है, फ्री स्पेस का होता क्या है कि वहां पर फ्री चार्ज डेंसिटी होता है, जीरो होता है, और साथ ही साथ जेएफ भी जीरो होता है। जब जेएफ भी जीरो होता है ना, करंट डेंसिटी भी जीरो होता है, चार्ज डेंसिटी भी जीरो, करंट डेंसिटी भी जीरो होता है। तो अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंज आएगा, डेल डॉट ई बराबर जीरो हो जाएगा। अब लिखने नहीं जा रहा, बस समझा दे रहा है। डेल डॉट ई बराबर जीरो, आपको याद रखिएगा ये फ्री स्पेस के लिए है, ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखिए। अच्छा, डेल डॉट डी बराबर जीरो, डेल डॉट ई बराबर जीरो, तो अब याद रखिए डेल डॉट ई बराबर जीरो है, मतलब आपका फ्री स्पेस में है, ठीक। अच्छा, डेल डॉट बी तो जीरो रहता ही हमेशा रहता है। डेल क्रॉस ई में कोई चेंज आएगा, नो चेंज, जस्ट का तस। इसमें क्या चेंज आएगा, जेएफ को जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला हम लोग देख लेते हैं, चाहे लिख लेते जल्दी जल्दी। फर्स्ट में क्या चेंज आएगा, क्योंकि फोर्थ वाला थोड़ा सा एक रिजल्ट देगा जो इंपॉर्टेंट है। डेल डॉट डी बराबर जीरो, या कहिए डेल डॉट बी बराबर जीरो, ई ई ई डी ई, डेल डॉट ई बराबर जीरो, ठीक है। सेकेंड में आइए, सेकेंड में डेल क्रॉस डेल डॉट बी, डेल डॉट बी बराबर जीरो, मोनोपोल वाला पार्ट चेस का तस रह जाएगा, इसमें बस चेंज आया। थर्ड में आ जाइए, ये तो जल्दी बदलता ही नहीं, डेल क्रॉस बी, फोर्थ बताने लगे, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा पी, दोनों का दोनों टाइम वेरिएबल। फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ आपका हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट, डेल क्रॉस बी, यहां पर आपका वेव का इक्वेशन आएगा, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट टाइम्स
जेडी सिर्फ आएगा क्योंकि जेएफ यहाँ पर 0 है। ठीक, अब इसको देखिए थोड़ा सा, डेल क्रॉस बी को हम रन देते हैं। ठीक है, म्यू नॉट कब रन दीजिए, जेडी, जेडी आपको फ्री स्पेस के लिए क्या होगा, जेडी इक्वल टू होता है डेल डेल्टा डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम का जो वेरिएशन है। अच्छा, डेल बाई डेल टी रन दीजिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई फ्री स्पेस के केस में प्लस पी, लेकिन पी यहाँ पर 0 होगा, डी का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई प्लस ई होता, पी होता, पी तो पोलराइजेशन वेक्टर वो खत्म हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई बचेगा, तो यहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो डेल ई बाई डेल टी बचेगा। यहाँ क्या लिखिएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल के आ रहा है कि डेल क्रॉस बी बराबर होता है, ये जो वैल्यू है आपको याद होगा, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चा लोग को कि ये मैक्सवेल के इक्वेशन का ही देन था कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू होता है 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, तो यहां से हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि 1/c² डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, ये एक रिजल्ट निकल के आया। और यहां से एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन ट्रेवल एज अ वेव। ठीक है, इन वैक्यूम, दिस इज जनरल इक्वेशन, this is general equation for EM waves, in vacuum। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ से। अच्छा, अगर एयर की बात करें तो एयर में इसी में क्या क्या चेंज आएगा बता दीजिए। एयर के केस में क्या होता है देख लीजिए, इन द केस ऑफ एयर, एयर के केस में रो एफ और जे एफ की बात करें तो दोनों को दोनों 0 नहीं होता है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो मॉडिफिकेशन कहाँ आएगा, ये जैसा था वैसे ही रह जाएगा, है ना, ये 0 रहेगा, ये रहेगा, और यहाँ पर आपका वही सेम इक्वेशन आएगा, बशर्ते यहाँ पर एक तो जेएफ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट जेएफ ऐड हो जाएगा, यानी ये भी आपका मैक्सवेल इक्वेशन ही आएगा, बशर्ते इसमें आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका खाली वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहे, बाकी सब तो आप जान ही रहे, इसका मॉडिफिकेशन होके क्या हो जाएगा हम यहाँ लिख दे रहे, ये बस आपको जानना है। डेल क्रॉस ई बराबर ये म्यू नॉट टाइम्स जेएफ रहेगा प्लस 1/c² डेल ई बाई डेल टी, ये एयर के लिए इक्वेशन मॉडिफाई कर देंगे। ठीक, अब एक लास्ट कर लेते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक फील्ड मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आपका मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगा, ये आपको जानना है। तो पहला इक्वेशन में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पहला और दूसरा इक्वेशन स्टैटिक के लिए ही है, रो एफ बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकेंड डेल डॉट बी, इसमें कोई चेंज आएगा, 0 था 0 रहेगा। थर्ड में चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पर था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, फोर्थ में क्या मॉडिफिकेशन आएगा, ये डेल क्रॉस बी तो रहेगा ही, ठीक है, ये म्यू नॉट टाइम्स जे एफ भी रहेगा प्लस ये म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
ये वैक्यूम, ये मान लो हम किसी मीडियम के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, या एयर के लिए, ये एयर की हम बात करते हैं, चलो एयर के लिए हम बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब स्टैटिक फील्ड कहाँ है, एयर में, उस कंडीशन में। तो देखिए ये जो इक्वेशन निकला है ना, ये पार्ट हम देखते हैं, इसमें ये पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब ये हम म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल ई बाई डेल टी लिखते हैं, ठीक है। इस पार्ट को, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स जे एप्सिलॉन। तो जितने भी तरह का संभावित इसका रिजल्ट है सब पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी तरह का था रिजल्ट हम सारा चर्चा कर ले। आप लोग बस लिखिएगा, फिर से अपने से लिखिएगा तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? अब जो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जो एग्जाम में आप लोग आएगा, सब लोग तो निकलते जा रहा है जी, क्या मतलब कुछ लोग ऐसा है कि बहुत लेंदी जा रहा है थ्योरी, नहीं सब कुछ आएगा आपका। 2 क्वेश्चन इस पार्ट से रहता है, इस सिर्फ इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन रहेगा। और सर थोड़ा सा तो बोरिंग पिछला टाइप, पेज दिखाइएगा। हाँ सर वहाँ पे डेल क्रॉस बी ना होगा, ई कर दिए हैं। अरे ये छोटा मोटा मिस्टेक तो लो देख लेना होगा, वैसा हुआ तो बता दिया करो। ये सारा रिजल्ट आप लोग ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ सकता है किसमें से कौन सा रिजल्ट स्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, चारों इक्वेशन लिख देगा, बोले कौन सा स्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है सही तरीके से, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज द लीनियर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। ये देखिए आप लोग, और अब पढ़ते हैं लीनियर, एक मिनट से पेन पतला करते हैं, बहुत मोटा चल रहा है। पढ़ते हैं लीनियर फॉर्म ऑफ, म्यूट कर लीजिए, मैक्सवेल्स इक्वेशन। यहीं से हम लोग मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग जो सबसे जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, एक एक करके देखते हैं, ए पार्ट में पहले देखते हैं, इसमें 2-3 पार्ट हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात कि जो हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखते हैं फॉर द प्रोपागेटिंग वेव, वो ये होता है साई इक्वल टू साई नॉट ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। देखिए इन जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स, इसका हम चर्चा भी किए थे इस इक्वेशन का, ये प्लेन प्रोपागेटिंग वेव का इक्वेशन है, ठीक है। और ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये आपका सबसे जनरलाइज्ड प्लेन वेव इक्वेशन है। ये इस पार्ट है, ये आपका टाइम पार्ट। अगर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, सपोज करो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन नॉट। देखिए कैसे मॉडिफाई हो रहा है इक्वेशन, और कैसे कैसे हम लोग, अब जैसे ये जो हम लिख लिए हैं, ये मैक्सवेल इक्वेशन लिखे हम लोग, अब इसी का मैक्सवेल इक्वेशन फॉर द वेव लिखेंगे हम लोग। वेव के लिए मैक्सवेल इक्वेशन कैसे मॉडिफाई करेंगे, मतलब वेव वेक्टर के फॉर्म में इसको जानना, क्वेश्चन उससे आता है। इसको आप जब फॉर्म करेगा तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ये तो जैसा था वैसे बाहर निकल जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इधर रिजल्ट क्या आएगा, इनटू में क्या आएगा, आई के साथ जो पार्ट है के एक्स आई के, अरे एक्स के रिस्पेक्ट में करेगा तो एक्स का जो कांस्टेंट आएगा आई के बाहर आ गया, ठीक। अब डेल सा बाय डेल एक्स यहाँ रहने दो आप, इक्वल टू यहाँ से आई के बाहर ले लो, ठीक है। ये जो पार्ट था उसको ऐसे रहने दो, साइन नॉट ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको आप रहने दो, आई के रहने दो।
इस पूरे को तो साई बोल सकते हैं क्योंकि किसी को साई माने, तो ये साई आ गया, डेल साई बाई डेल एक्स आ गया। यहां पर देखो क्या, अब ये आइगन वैल्यू इक्वेशन आ गया, समझिएगा इस चीज को, ठीक है। ये हमारा एक ऑपरेटर है डेल बाई डेल एक्स जो साई पर ऑपरेट कर रहा, ये आइगन वैल्यू दे रहा, और ये हमारा साई वापस आ जा रहा, ये हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑपरेटर है डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा, आई के आ रहा, इस ऑपरेटर का ऑपरेशन करने पर रिजल्ट क्या आ रहा, आई के आ रहा। इसको ऐसा कर सकते हैं, आई के एक्स बोल सकते हैं, एक्स के लॉन्ग है ना, मोस्ट मतलब इन जनरल लिख सकते हो, मतलब इसको तो फिर अभी रुक जाओ, इसको मिटा दे फिलहाल, यहाँ लिखते हैं इन जनरल, इसको डेल बाय डेल एक्स जो होता है ना, आप कंपेयर करिएगा दोनों तरफ से, तो डेल बाय डेल एक्स का रिजल्ट क्या आ रहा, आई के आ रहा, इस ऑपरेशन का रिजल्ट, ठीक है, इसको के एक्स कर देते हैं। वैसे ही डेल बाय आई के वाई लिखेंगे, वैसे ही डेल बाय डेल जेड क्या लिखेंगे, आई के जेड लिखेंगे। के को क्या बोलते हैं, प्रोपागेशन कांस्टेंट है ना जी, इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है। तो ये 3 रिजल्ट आया, तो इन तीनों रिजल्ट को अगर हम कंबाइंड कर दें, ठीक है, यहां पर के जो होता है ना, देखो के प्रोपागेशन वेक्टर कहलाता है, ये कांस्टेंट वेक्टर है। स्क्रीन सर, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है, फिर से रिजॉइन करिए, नहीं रिजॉइन सर। करिए, रिजॉइन करिए, रिजॉइन करिए। के को लिख सकते हैं हम लोग के एक्स एक्स कैप, के वाई वाई कैप, के जेड जेड कैप। के एक वेक्टर होता है एक्चुअली, देखो के एक्चुअली जो है के एक्स हम लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसका ये फॉर्मूला होता है के डॉट आर होता है, ये 3 डायमेंशन, ये तो हम एक्स 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 के फॉर्म में लिख रहे हैं, के डॉट आर ये होता है। तो उतना आपको नहीं जानना है, आप बस इतना समझिए कि एक्स के अलॉन्ग में इसको ऐसा लिखते हैं, के जो होता है 3 डायमेंशनल वेक्टर होता है, इसको कांस्टेंट वेक्टर बोलते हैं, या इसको प्रोपागेशन वेक्टर बोलते हैं, इसको प्रोपागेशन वेक्टर बोलते हैं। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अब यहां से एक नेबुला का रिजल्ट आएगा, देखिए ये जो हम लोग का नेबुला वेक्टर है, ये इसको क्या लिखते हैं, डेल बाय डेल एक्स आई ऐसे लिखते हैं ना जी हम लोग, डेल बाय डेल एक्स आई या एक्स कैप जो आप लोग लिखते हैं, एक्स कैप आपको बताया था एक्स वाई जेड यूज करने के लिए, तो एक्स कैप यूज करिए, डेल बाय डेल एक्स एक्स कैप, डेल बाय डेल वाई वाई कैप, डेल बाय डेल जेड जेड कैप। यहाँ देखिए कितना अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब देखिए ये रिजल्ट आई आई एक्स के, अच्छा यहाँ आई लिख दिए, तो एक्स कैप ही यूज करना होगा हम लोग को, नहीं ठीक है, आई तो अलग चीज है, ये आई और ये आई में अंतर है, ठीक। तो यहाँ जब इसको पुट करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा आई एक्स, देखिए ये वाला रिजल्ट आएगा आई के एक्स एक्स कैप, यहाँ पर आएगा आई के वाई वाई कैप, यहाँ पर आएगा आई के जेड जेड कैप। तो रिजल्ट मिला जुला के आ गया और आई बाहर आ जाएगा, तो आई के। तो हमारा जो नेबुला ऑपरेटर है मैक्सवेल इक्वेशन का, वो मॉडिफाई करके आई के हो जाएगा, मतलब अभी इसके जगह हम आई के लिखेंगे। जब हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन कहाँ अप्लाई करेंगे, वेव के केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, प्रोपेगेटिंग वेव्स का सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ये, जैसे कि इसमें अभी अब ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड में बदल जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये जनरल वेव का इक्वेशन है। लेकिन अभी हम लोग पढ़े इस चीज को कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो प्रोपेगेटिंग नेचर का होता है, ये जनरल वेव के इक्वेशन से मैच करता है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन को वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेबुला की जगह हम लोग आई के वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगेन देखिए बी पार्ट में आते हैं। अच्छा अब देखिए फिर से वहीं शुरू करते हैं, साई इक्वल टू साइन नॉट ई टू द पावर आई के एक्स माइनस
kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर आप टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए। इसमें क्या होगा, साइन नॉट बाहर आएगा, माइनस आई ओमेगा बाहर आएगा, यहाँ से देखिए आई ओमेगा बाहर आएगा, और बाकी ये पार्ट तो रहेगा ही, के एक्स माइनस ओमेगा टी रहेगा। अच्छा, ये डेल सा बाय डेल टी आप रन दीजिए, माइनस आई ओमेगा को और बाहर ले लीजिएगा, तो देखिए साइन नॉट ये पूरा मिलकर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो फिर से आपका ये ऑपरेटर है, ये आइजन वैल्यू है, तो इस ऑपरेटर का आइजन वैल्यू क्या आ रहा है उसको लिख दीजिए, यानी इस ऑपरेटर का आइजन वैल्यू आ रहा है माइनस आई ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से दो रिजल्ट आया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों के लिए, कि हम लोग दो रिजल्ट यहाँ आ रहा है, दोनों रिजल्ट यहाँ साइड में दे देते हैं, कि हम लोग डेल के जगह क्या इस्तेमाल करेंगे और डेल बाय डेल टी की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे। डेल बाय डेल टी की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल की जगह इस्तेमाल करेंगे आई के हमारा प्रोपगेशन वेक्टर है, और माइनस आई ओमेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगा, और लीनियर फॉर्म, और ये जो हम लिखे ना, आप क्या लिखे, लीनियर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, वो आपको मिल जाएगा। कैसे देखिए, दोनों को अप्लाई करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन वो लिखते हैं, देखिए कैसे मैक्सवेल इक्वेशन इधर लिखते हैं। पहला मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग क्या था भाई, पहला था हम लोग का डेल डॉट ई बराबर रो एफ बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या था, डेल डॉट बी बराबर 0। जनरली एयर के लिए हम लिखेंगे बार बार, एयर वाला हमको ज्यादा इस्तेमाल होता है। 3 डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेल पी बाई डेल टी, और फोर्थ हमारा हो जाएगा डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट टाइम्स जे प्लस जे टू। ये 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन देखिए कैसे मॉडिफाई करेगा। पहला इक्वेशन मॉडिफाई करने के बाद है ना, ये लीनियर फॉर्म आ रहा है, ये हमारा लीनियर फॉर्म इधर आ रहा है, मतलब ये समझ या कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमारा रिजल्ट आ रहा है। पहला कैसे, डेल की जगह लिखेंगे आई के, तो जगह आई के डॉट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है आई के डॉट ई बराबर रो एफ बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा, आई के डॉट बी बराबर 0। ठीक है, थर्ड क्या आएगा देखिए, ये जगह आई के क्रॉस ई बराबर, देखिए माइनस साइन तो रहेगा ही, डेल बाय डेल टी का होता है माइनस आई ओमेगा। ठीक है, यहाँ बी रहेगा, आई कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा फाइनली क्या आएगा, के क्रॉस ई बराबर ओमेगा बी। ठीक है, फोर्थ देखिए यहाँ सब रिलेशन आने लगा, जो रिलेशन हमको चाहिए था। फोर्थ हो जाएगा आई के क्रॉस बी, देख सकते हैं डेल की जगह आई के क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स रन दीजिए यहाँ पर जे एफ को रन दीजिए। यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छा पर एक स्टेप और लिखते हैं, जेडी को लिखते हैं हम इसको तोड़ देते हैं तब बनेगा, इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। देखिए म्यू नॉट टाइम्स जे एफ को रन देते हैं, और म्यू नॉट टाइम्स जेडी को एप्सिलॉन नॉट टाइम्स से बाहर निकाल के इसको क्या हम डेल ई बाई डेल टी लिख सकते हैं, ना, जेडी इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी होता है, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई होता है, पुट कर दिए, और एयर और वैक्यूम के लिए पी 0 होता है, एक्चुअली डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन टाइम्स ई प्लस पी होता है, तो पी तो 0 होता है एयर और वैक्यूम दोनों के लिए, पोलराइजेशन वेक्टर इसको बोलते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट टाइम्स JF प्लस म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, अब ये बताइए ये हो जाएगा माइनस आई ओमेगा ई। यहां से हमारा रिजल्ट क्या आ गया देख लीजिए, ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स JF को हम रन देते हैं माइनस ये हो जाएगा आई ओमेगा बाई सी स्क्वायर इंटू ई। वैक्टर फॉर्म देना तो वैक्टर दे दी सब पर। ये हमारा आई के क्रॉस बी का रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारा निकल गया फोर्थ। तो ये हो गया लीनियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लीनियर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर एयर। एयर और वैक्यूम दोनों के लिए आपको जान के रखना है ना। और इसको तो याद कर लीजिएगा, लीनियर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में ही आया कि और किसी केस में? क्या ये मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में ही आता है या किसी और भी केस में आता है? सब जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है वहां पर आप पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पूरे मैग्नेटिक फील्ड का जहां भी इस्तेमाल है वो पूरे का यूनिफिकेशन आपको देता है मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, ये तो हम दिखा रहे हैं आपको, ये डाइवर्जेंस ये तो आपको हम दिखा रहे हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन को अगर वेव में अप्लाई करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही अप्लाई होगा, बाकी तो वेव्स में थोड़ी, अब साउंड वेव वगैरह में थोड़ी अप्लाई होगा ये। यस सर, ये नहीं और किसी दूसरे टॉपिक में नहीं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही ये करेंगे ना? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पार्ट है ये। सर यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंस के प्लेस पे आप आई के यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, ये लीनियर फॉर्म में सर, ये कैसे है सर? और अभी तो यहाँ दिखाए ना डेल्टा की जगह आई के, देखिए यहाँ प्रूफ किए। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। लीनियर ऑफ फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस लिखते हैं, फॉर फ्री स्पेस। चलिए ठीक है, देखिए फ्री स्पेस के केस में क्या होगा एक एक करके देख लेते हैं। देखिए यही इक्वेशन में क्या होगा, ये डेंसिटी 0 हो जाएगा, है ना, चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगा, तो आई भी खत्म हो जाएगा यहाँ से, k डॉट ई बराबर 0, k डॉट ई बराबर 0 हो जाएगा सिंपली। सेकेंड में आइए, सेकेंड देखिए ये भी k डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा, k डॉट बी बराबर 0। ठीक है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है जो आपको बाद में बताएंगे। आप लोग पढ़े हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपागेट करता है जी, आप लोग सब पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपागेशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलता है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से चलता है, ऐसे ना पढ़े जी हम लोग, और वेव्स हमारा सीधा प्रोपागेट करता है, ऐसे प्रोपागेट करता है। तो ये रिजल्ट आपका, हाँ प्रोपागेशन इधर की ओर होता है, वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इधर होता है, पढ़े है ना। तो वो सारा रिजल्ट यहीं से आ रहा है, ट्रांसवर्स नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है, पढ़े है ना। तो वो सारा रिजल्ट मैक्सवेल इक्वेशन के बेसिस पर आपको पढ़ना। अभी तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ते होंगे चाहे पढ़ाते होंगे तो बच्चों को बताते हैं कि ये साइनसोइडल वेव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, लेकिन उसका बेसिस कहाँ से फॉर्म होता है, तो उसका बेसिस है मैक्सवेल इक्वेशन से। और मैक्सवेल इक्वेशन से आपको कहाँ पर आना पड़ेगा, पहले आपको वेव में आना होगा, है ना, वेव से आपको आना होगा इसका लीनियर फॉर्म में, और लीनियर फॉर्म में आपका सारा जवाब मिल जाएगा। वैक्यूम में जब आप आइएगा तो फ्री स्पेस के केस में देखिए कैसे जवाब नहीं मिल रहा है, एक जवाब तो यहीं पर आपको दिख रहा है,
जो लोग समझेंगे आराम समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, इसको देखिए, के क्रॉस यहाँ पे क्या चेंज आएगा, के क्रॉस ई जो है ओमेगा बी, ये तो रहेगा ही, के क्रॉस ई बराबर ओमेगा बी। आप लोग को बी कई बार पूछता है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ देगा, के दे देगा, ई दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसमें ये फॉर्मूला यूजफुल है। फोर्थ है ये, फोर्थ जो होता है, फोर्थ में देखिए क्या आया, ये रिजल्ट आया है। जब आप आइएगा वैक्यूम के लिए, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, इस पार्ट को जीरो करने के बाद जो बच रहा है उसको लिखते हैं, है ना, ये पार्ट जीरो हो जाएगा। आपके लिए वैक्यूम वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। के क्रॉस बी बराबर माइनस आई ओमेगा सी स्क्वायर इंटू ई, आई को कैंसिल कर दीजिए, यहां से आपके पास बी का रिजल्ट आ गया, बी नहीं, आपको ई का रिजल्ट निकल गया जो इम्पोर्टेंट है। यहां से ई का रिजल्ट निकल के आया, ई का जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो देख लीजिए, ये आता है, जो याद रखने वाली चीज है, माइनस सी स्क्वायर बाई ओमेगा इंटू के क्रॉस बी। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाइए, तो ये हो जाएगा ई बराबर सी स्क्वायर बाई ओमेगा बी क्रॉस के, बी क्रॉस के। आपका सिलेबस का जो अगला पार्ट है ना, कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिलेबस में साफ लिखा हुआ है, वो यहीं से आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है, वो रिजल्ट भी यहीं से आ जाएगा। देखिए, अगर एनालिसिस करिए, जो रिजल्ट आया है इसका एनालिसिस करिए, और इस पर न्यूमेरिकल हम बना लेंगे, काम खत्म हो जाएगा हम लोग का। देखिए, के डॉट ई बराबर जीरो है, यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा, तो निश्चित रूप से कॉस थीटा 90 डिग्री होगा, तो के ई पर परपेंडिकुलर होता है। के डॉट बी बराबर जीरो मतलब के बी पर परपेंडिकुलर होता है। के क्या है, प्रोपगेशन का डायरेक्शन देता है, प्रोपगेशन वेक्टर होता है। तो यहां से यही दो पॉइंट से रिजल्ट निकल के आ रहा है कि ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। आपके सिलेबस का जो पार्ट था वो यहीं से क्लियर हुआ, एक पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये हो गया आपका मैक्सवेल, है ना, मैक्सवेल इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये समझ गए, लीनियर फॉर्म। ठीक, अच्छा, इस पर न्यूमेरिकल्स आता है, जैसे कि क्वेश्चन है उसमें ई दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उसमें उस पर जैसे क्वेश्चन था इस टाइप का कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था इस तरह से, ई टू द पावर आई ओमेगा बाई सी, और अंदर में था एक्स प्लस पी वाई, आपसे पूछा था पी का वैल्यू कितना होगा, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो हमको लगता है यहाँ पे किसी को कुछ पूछने की जरूरत है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करने लायक। आधा से अधिक सब गायब हो गया आज, क्या बात है। सर आज सर क्लास में बहुत ज्यादा डाटा हो गया सर, इसके लिए सबका दिमाग हैंग कर गया। अच्छा, डाटा ज्यादा हो गया ना। लेकिन इसका आपको लग रहा होगा डाटा ज्यादा है, लेकिन आपको इससे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसके बिना होगा भी नहीं सर। होगा नहीं, और सबसे बड़ी बात है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सर इसको बहुत अगर आप आप याद कर लीजिएगा एकदम, हाँ, कभी भी इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको नहीं देता, ये इसका एक बेनिफिट है। चैप्टर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, आप तो बहुत अच्छा तरीके से बताया है उसको। हम लोग बीएससी में बहुत लंबा पढ़े हैं पूरा बुक से एकदम, बहुत लंबा चौड़ा पूरा लिखे, उसके बाद भी सब निकला था रिजल्ट। ना तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को, है ना, शॉर्ट में जितना हो सकता था हम लोग इसको कवर कर लिए। एक क्वेश्चन बस कर लो, सर कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो जाएगा। अब देखो एक और चीज, दो चीज आपको ध्यान रखना है। एक ट्रिक बताएंगे आपको के निकालने का, है ना, विदाउट प्रूफ। देखिए,
जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हो, E बराबर ई नॉट कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, और ये जेड के अलावा काम कर रहा है। बस थोड़ा देर और आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड के एंड बी। अच्छा देगा के और बी का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑसिलेटिंग नेचर का दे दिया, मतलब समझिए कि एक हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पार्ट दे दिया, आपसे बाकी 2 पार्ट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है ना। आज क्वेश्चन लिख के छोड़ देते, ज्यादा डाटा तुम लोग पास हो गया। ये क्वेश्चन एक ट्राई करना। फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, बी इक्वल टू दिया हुआ बी नॉट प्लस बी नॉट, हाँ क्वेश्चन क्या है, के बाय √2 ब्रैकेट के अंदर है एक्स प्लस वाई माइनस ओमेगा टी जेड क्या। फिर से वही बात है, फाइंड के एंड इस बार निकालना होगा, इस बार ई निकालना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से दिया हुआ आप लोग का हाँ, इस बार फिर से ई दिया हुआ, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के वाई प्लस जेड दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक्स कैप के डायरेक्शन में काम कर रहा है। फिर से आपको निकालना फाइंड के एंड बी। क्या एक लास्ट लिख दे रहे हैं, एक आपको एक्सपोनेंशियल देते हैं, तो सर्च करिएगा, ट्राई करिएगा, ऐसे सब बताएंगे। ई बराबर है 5e टू द पावर माइनस आई इंटू 3y एक्स कैप, फाइंड के एंड बी। एक और दे दें। अच्छा चलो इतना काफी है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, बी निकालना है, के बाई √2 है, के बी है, और -3। ठीक ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, सर्च करिएगा थोड़ा बहुत, है ना। और संडे को टेस्ट का तैयारी करिए। सर इसका ठीक है पीडीएफ सर, बोलिए। संडे को इसी चैप्टर का या तो फिर उसका क्या होता है क्वांटम का टेस्ट क्वांटम का कुछ टॉपिक बताया था आप लोगों को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोले हुए थे, अच्छा कॉम्पटन इफेक्ट बोले थे, और क्या बोले थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोले थे। सर 3 टॉपिक। हाँ बोलिए में भेज दीजिए बोलिए, आ सकता है। नहीं समझ में क्या बोले। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा सर, लेक्चर वाला आज वाला ग्रुप में। हाँ ठीक है, भेज देंगे। ठीक है, आप तैयारी करिए, है ना। कल फिर हम लोग मिलते हैं। ओके सर, गुड नाइट। ओके।